आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक प्रॉपर्टी तनाज़े में उनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पहले पुलिस ने उसे सीजेएम की अदालत में पेश किया, जहां से तबरेज राणा जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक प्रॉपर्टी तनाज़े में साजिश करके उसने खुद पर ही फायरिंग करवाई थी, जिसमें उसने अपने चाचा और भाइयों को नामजद कराया था। इसी मामले में कोर्ट ने तबरेज राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ये हमारे एक अभियोग में वांछित थे और इससे अदालत ने इनके खिलाफ एनपीडब्ल्यू जारी किया था और हम लोग लगातार इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे। इस संबंध में आज इनको लखनऊ से इनके घर से गिरफ्तार किया गया और अब इनको न्यायिक अनुरक्षण मिला। यूपी के मुजफ्फरनगर फसाद केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी हुकूमत ने बिना वजह बताए ही 77 मामले वापस ले लिए हैं और ये सभी 77 मामले उम्र कैद की सजा से मुताल्लिक थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों से मुताल्लिक 77 मुजरिमाना मामले वापस ले लिए हैं। ये सभी मामले ताउम्र जेल की सजा से जुड़े थे, जिसे रियासती सरकार की तरफ से वापस लेने की वजह नहीं बताई गई है। ये सभी मामलात यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद ही वापस लिए गए थे, जिसकी जानकारी मंगल को सुप्रीम कोर्ट ने दी है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी सरकार ने साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से मुताल्लिक कुल 510 मामलात के बारे में जानकारी फराहम की थी, जिसमें सभी मामले मेरठ जोन के 5 जिलों में 6,869 मुजरिमीन के खिलाफ दर्ज किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 175 मामलात में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसके बाद रियासत में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद 77 केसों को वापस ले लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अकलियती कमीशन के नायब सदर आतिफ रशीद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इसकी जानकारी देते हुए खुद रशीद ने बताया कि सीएम योगी से उनके लखनऊ वाक़ई रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। इस दौरान उन्हें आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक किताब दी, जिसमें जंग आज़ादी में मुसलमानों की शिरकत पर तफसीली जानकारी मौजूद है। उन्होंने बताया कि सीएम ने उत्तर प्रदेश की तरक्की में सभी की शिरकत हो रही है। इस पर उन्होंने रियासती हुकूमत की स्कीम्स की जानकारी दी है और मुस्लिम बहनों को भी सभी बहनों के बराबर हक मिले, इस पर चर्चा हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने उज्ज्वला योजना 2.0 की रस्मी शुरुआत कर दी है। इस मंसूबे से यूपी के तकरीबन 20 लाख लोगों को फायदा होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने महोबा में इस मंसूबे की शुरुआत की थी। मंसूबे की शुरुआत के बाद सीएम ने मुस्तफीदीन से भी बातचीत की है। बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि पहले गैस कनेक्शन लेने के लिए लाठियां खानी पड़ती थी। आपको बता दें कि उज्ज्वला स्कीम से सबसे ज्यादा किसी रियासत को फायदा हुआ है तो वो है यूपी। यूपी में अब तक तकरीबन 1,47 लाख से ज्यादा लोग इस स्कीम से फायदा उठा चुके हैं। याद करिए 2014 के पहले रसोई गैस के कनेक्शन के लिए भटकना पड़ता था। पैसा देकर के कनेक्शन नहीं मिल पाता था। 25,000 30,000 रुपए खर्च करने के बाद तो कनेक्शन मिल पाता था, और अगर कनेक्शन ले लिया तो फिर रसोई गैस का भरोसा नहीं रहता था। लोगों को रात्रि में 12 बजे से लाइन लगानी पड़ती थी और सुबह 6 बजे तक जब नंबर आता था पता लगा सिलेंडर समाप्त। लोग थोड़ा विरोध करते थे तो लाठियां बरसती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने फ्री में कनेक्शन भी कर दिया, पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस भी उपलब्ध हो रही है और साथ साथ हर एक जरूरतमंद परिवार को ये सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जा रहा है। इतने भारी पैमाने पर आप लोगों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध हो रहा है। पहले चरण में 1,47,00,000 और दूसरे चरण में 20 लाख ऐसे परिवारों को हम लोग ये सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। देश के अंदर 1 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। यूपी के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह को खराजे अकीदत पेश करने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नया घमासान छिड़ गया है।
एमयू के वाइस चांसलर के खिलाफ कैंपस में पोस्टर लगे हैं और कल्याण सिंह के इंतकाल पर शोक जाहिर करने पर वाइस चांसलर की मजम्मत की गई है। आपको बता दें कि एमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने कल्याण सिंह के इंतकाल के बाद प्रेस रिलीज जारी करके खराज अकीदत पेश की थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा गया कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से इस तरह गम का इजहार करना एहसासात को ठेस पहुंचाने वाला है, क्योंकि माजी में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। ये अलीग बिरादरी के एहसासात पर चोट करने जैसा है। ये पर्चे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी जबान में है। कुछ लोगों ने इन पर्चों का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। सोशल मीडिया पर अब ये पर्चे वायरल हो रही हैं। जो शख्स हमारी मस्जिदों को ढाए और इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगले और उसके ख़िलाफ़ ताज़ियती नशिस्त करें, तो ये काबिल बर्दाश्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नहीं कर सकते हैं। और वाइस चांसलर का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम उनके गीत गा के, उनके गुण गा के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा की तौहीन किया है। यहाँ तक कि तमाम अलीग बिरादरी इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। जिस तरह की उन्होंने ये हरकतें की हैं, ये नाकाबिले माफ़ी है। बाबूजी जो अलीगढ़ के गौरव हैं, जो पूरे राष्ट्र के गौरव हैं, उनके निधन पर इस प्रकार से कैंपस के अंदर गतिविधियां हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इंतजामिया का फेल्योर है और इसमें वाइस चांसलर का भी फेल्योर है कि वे ऐसे जो तबके हैं, ऐसे जो शरारती तत्व हैं, उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। अपनी तमाम ज़राए से जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनसे हम पता करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके का काम किसने किया, क्योंकि इससे हमारी यूनिवर्सिटी के माहौल पे एक फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ सब एग्ज़ाम चल रहे हैं, पीएचडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कुछ और दूसरे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। वालों की अगर चिन्हित किया जाता है और पता चलता है तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की? बिल्कुल होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जो भी होंगे, जो भी कानून के हिसाब से बनता होगा, वो कानूनी कार्रवाई होगी। एमयू में पोस्टर तनाज़े पर एसपी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि जैसे जैसे यूपी का इंतखाब नजदीक आ रहा है तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी आवाम के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इस तरह की जहनियत पूरे देश में कहीं ना कहीं काम कर रही है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल का अपना काम नहीं गिना पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। किसी भी कीमत पे उसे सत्ता चाहिए। तो मोदी जी का विकास का रथ दौड़ रहा है, पर उसको रोकने के लिए इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग अलग अलग शहरों में इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जिसको कि समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब होते हैं। देखिए, योगी जी का प्रदेश है और ऐसे लोग जो देश विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज को बांटने वाले नारे लगाएंगे, तो मोदी जी को अच्छे तरीके योगी जी को अच्छे तरीके से इलाज करना आता है। हरदोई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सदस्य ओम प्रकाश राजभर ने जात की मर्दमशुमारी को लेकर बीजेपी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि पसमानदा मुआशरे की मर्दमशुमारी कराने से बीजेपी डर क्यों रही है। पसमानदा लोगों की जात की बुनियाद पर जब तक मर्दमशुमारी नहीं कराई जाएगी, तब तक तमाम जातों को उनका हक नहीं मिल पाएगा। ये वही लोग हैं जो जातिवार जनगणना कराने से मुकर रहे थे, भाग रहे थे। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी, तब तक वंचित समाज जो आज आजादी के 75 साल में वंचित है, उसको हिस्सा नहीं मिल सकता है। इस नाते हमने भी पत्र माननीय प्रधानमंत्री को लिख करके भेज दिया है और सभी लोगों का दबाव है। सभी पार्टियां चाहती हैं कि जातिवार जनगणना हो। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हुई मीटिंग में कोविड को लेकर बात की गई और साथ ही अनलॉक 6 को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग में कोरोना गाइडलाइंस के सबब बाजार खुलने को लेकर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया। अब दिन भर पार्क और जू खुले रहेंगे। इसके साथ ही सभी मंदिर, मस्जिद और मजहबी इदारों को खोल दिया गया। वहीं नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया। साथ ही स्कूल, कॉलेज खोले जाने का हुक्म दिया गया। 50% सलाहियत के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकान खुल सकेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके ये तमाम जानकारी दी। बिहार में बाजार समेत अन्य जो चीजें हैं, धार्मिक संस्थान हैं, वो खोल दिए गए हैं। दरअसल सीएमजी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की गई और जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि जितने सारे जो धार्मिक संस्थान हैं, मंदिर, मस्जिद या फिर अन्य जो कह लीजिए धार्मिक संस्थान है, वहाँ पर जो पाबंदियाँ थी वो हटा लिए गए हैं। वहीं बाजार है उसे खोल दिया गया है और नाइट कर्फ्यू को भी हटा लिया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बाजार है वो लंबे समय के बाद या फिर अन्य जो चीज़ें हैं वो लंबे काल के बाद पूरे तरीके से खोल दिए गए हैं। कोचिंग संस्थान है वो एक तरीके से देखा जाए तो एक तय मापदंड के तहत उसको खोला जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक में फैसला लिया गया है कि जो जू हैं, पार्क हैं, सिनेमा हॉल हैं, अन्य जो चीज़ें हैं वो दिन भर खुले रहेंगे। पहले जैसे कि मैं बता दूं कि जू और जो पार्क होते थे 12 बजे तक ही खुला करते थे, लेकिन अब जो सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के घटने के बाद बिहार है वो अब खुलता हुआ दिख रहा है और सारे के सारे बाजार हों, सिनेमा हॉल हैं, धार्मिक स्थल हों, मंदिर मस्जिद हों, उसे खोल दिया गया है। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मजहबी इदारे कल से खुल रही हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में कल से फिर से चहल पहल शुरू हो जाएगी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पटना समेत बिहार के सभी मजहबी इदारे बंद कर दिए गए थे। यहां तक कि इस बार सावन में कांवड़ मेले में भी सरकार ने इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अब कोरोना के घटते मामलात को देखते हुए सरकार ने सभी मजहबी मकामात को खोलने का फैसला लिया। बिहार सरकार ने तमाम धार्मिक संस्थान को खोल दिया गया है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को एक बार खोलने का निर्णय लिया गया है। चूंकि बिहार में कोरोना संक्रमण है वो न्यूनतम स्तर पे है। अब ऐसे में तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए जो मंदिर में ताले जड़े हुए हैं। दरअसल ये तस्वीर है वो हनुमान मंदिर राजधानी पटना के स्टेशन के पास की है। यहाँ पे किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो श्रद्धालु हैं या फिर जो भक्तगण हैं उन्हें एंट्री पर रोक लगा दी गई है। तकरीबन 4 महीने से यही नज़ारा देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जब अनलॉक 5 के बाद बिहार में सामान्य दिनों की तरह सब कुछ खोल दिए गए हैं, तो ये जो सन्नाटा है, यह जो कह लीजिए कि शांति है, वो कहीं न कहीं अब यहाँ पे जो धार्मिक संस्थान है वैसे में यहाँ पर भक्तिगणों को एक मौका मिलेगा, पूजा अर्चना करने की मौका मिलेगा। लोग यहाँ पे आएंगे और एक बार फिर से पूजा अर्चना करेंगे। भगवान हनुमान के, राम के, सीता के चरण में जाकर के वो चरण स्पर्श करेंगे। देखिए किस तरीके से, चूंकि जब बंद है सब कुछ तो मेन दरवाजे को किस तरीके से पाट दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब जब 4 महीने बाद यह खुलेगा तो यहाँ एक बार फिर से रौनक बढ़ेगी। भक्त की जो जयकारा है वो सुनने को मिलेगा। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। पुणे में मुनक्किद आजादी का अमृत महोत्सव तकरीब में शामिल होने केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को आजादी में शहीद हुए वतन के लोगों की कुर्बानियों को याद दिलाया। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में हुए तकरीब में उन्होंने शहीदों के बारे में लोगों को रूबरू कराया। इसके साथ ही मुल्क की यकजहती, सकाफत पर भी रूहानियत पर रोशनी डाली।
भारत में बहुत सारी विविधताएं और विभिन्नताएं हमेशा से रही, लेकिन एक मौलिक एकता रही है और वो मौलिक एकता के आधार में जो कल्पना है वो है कि आत्मा के माध्यम से हर इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और पेड़ पौधे भी जुड़े हुए हैं। और वो हमें ये जो हमारा जो जीव परंपरा है वो हमसे कहती है कि मुझे केवल अपने लिए नहीं जीना है, मेरा जीवन सार्थक तब है जब मैं ये दूसरों के लिए, दूसरे भी मेरी चिंता का विषय हो, जहाँ मैं दूसरे की तकलीफ़ को महसूस कर सकूं, जहाँ दूसरे की पीड़ा को समझ सकूं। और वो कैसे आती है कि वो ये जो चैतन्य बोध है आत्मा का, ये जब पैदा हो जाता है तो फिर कोई आपके लिए दूसरा रहता ही नहीं। दूसरे की पीड़ा में आप पीड़ा महसूस करते हैं, दूसरे की खुशी में आप खुशी महसूस करते हैं, और यही भारत की सांस्कृतिक विरासत है। ऑल इंडिया मुस्लिम कल्चरल सेंटर का वफ्द बेंगलोर के अल अमीन इदारा पहुंचकर उसके सदर और कारकुनान से मुलाकात की है। इस मौके पर केएमसी के सदर सैयद मुनव्वर अली तंगल को अल अमीन की जानिब से तहनीत यहाँ पेश की गई है। इस मौके पर अल अमीन के सेक्रेटरी सुबहान शरीफ ने कहा है कि केरल मुस्लिम सेंटर और अल अमीन के इश्तराक से मिल्लत को तालीम फराहम करने की मुहिम चलाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि शिहाब तंगल के नाम से केरल मुस्लिम सेंटर की जानिब से कर्नाटक में समाजी खिदमात कर रही है। It is a privilege to visit institution, and we look forward to collaborate, to do the service for the society. And we are also from other center. We are an NGO which Shihaab Tangal Center for Humanity in Bangalore. I serve as the president, and we have now a lot of needy, poor, patient people who are coming from outside Kerala. हमें भी बहुत खुशी हुई कि ऑल इंडिया लेवल पर कि वो बहुत खिदमत कर रहे हैं, मोस्ट पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर में वो फ्री दवाइयाँ देना, ऑपरेशन कराना और एम्बुलेंस का इंतज़ाम कराना, ये सब कर रहे हैं। साहब ने एक बेहतरीन सजेशन अल-अमीन की जानिब से जो जमात आई थी उनके सामने पेश की कि 100 अहबाब का एक फ्री हॉस्टल बनाए बेंगलुरु में, ये बहुत ज़रूरत है। केरला से एक टीम आई, केएमसीसी के लोग हैं वो, और माशाल्लाह केरला में बहुत अच्छे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हर फील्ड से। अक्सर लोग उनमें बिजनेसमैन हैं, फुल टाइम वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने में डिवोट नहीं कर सकते, लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ में हमारे से बहुत आगे हैं वो। तो हम एजुकेशन में बहुत स्ट्रांग हैं, हमारा फुल टाइम एजुकेशन में डिवोट कर रहे हैं। तो उनको हमने बताया कि अगर हमें ब्रिज हो जाए तो आप लोगों के साथ हमारा फुल टाइम एजुकेशन है, कंसंट्रेशन है, और आप लोग सोशल एक्टिविटीज़ में हैं, मिल के हम करेंगे तो कौम के लिए बेहतर फ़ायदा होगा। राजस्थान के बाड़मेर में आर्मी का फिजाई का MiG-21 बाइसन फाइटर जेट क्रैश हुआ है। लड़ाकू जेट भुटिया गांव के पास एक खेत में गिर गया और हादसे के वक्त जोरदार ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट की वजह से खेत के पास एक कच्चे घर में आग लग गई थी। जेट में पायलट महफूज बताया जा रहा है। पुलिस और इंतजामिया मौके पर मौजूद थे। हिंदुस्तान में कोरोना बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वजारत सेहत की जानिब से ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 37,593 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 648 लोगों की जान चली गई, जबकि 34,169 लोग कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। कोरोना वबा की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,25,12,000 लोग मुतासिर हुए हैं। इनमें से 4,35,758 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,17,54,000 लोग ठीक भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना एक्टिव केस की तादाद 3 लाख से ज्यादा है। कुल 3,22,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, जिनका इलाज चल रहा है। डोडा जिले में कोविड-19 के नए मामलों में अचानक फिर से तेजी आने से
जिला इंतजामिया हरकत में आ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले में 28 नए मामले सामने आए हैं, जिनकी कोविड जांच मुस्बत आई है। उनमें साबिक डिप्टी कमिश्नर गुलाम नबी बलवान और महसूलात महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर किश्तवाड़ अख्तर काजी भी शामिल है। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 6 MBBS तालिबात समेत कुल 16 तलबा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर किश्तवाड़ में भी मुस्बत मामलात की शरह में इजाफा दर्ज किया गया है। इसके पेश नज़र जिला इंतजामिया ने किश्तवाड़ और उसके अतराफ के 3 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू की हिदायत पर डोडा और रामबन जिले में सरकारी दफ्तरों के अचानक से मुआयने के दौरान कई मुलाजमीन ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। दफ्तर में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने और दफ्तरी कामकाज का जायजा लेने के लिए डोडा जिला तरक्याती कमिश्नर की निगरानी में 5 टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने दौरे के दौरान 114 मुलाजमीन को ऑफिस से गैर हाजिर पाया। डीसी ने इसका नोटिस लेते हुए सभी गैर हाजिर मुलाजमीन को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए गैर हाजिरी पर जवाब तलब किया है। इसके अलावा डीसी ने गैर हाजिर मुलाजमीन की अगस्त माह की तनख्वाह रोकने की भी हिदायत दी है। इसी तरह रामबन में जिला तरक्याती अफसर मसरत आलम ने मुआयने के दौरान मुतअद्दिद अफसरान को ड्यूटी में गैर हाजिर पाया। वहीं गोल, बनिहाल और रामसू के SDM ने चेकिंग के दौरान 95 मुलाजमीन को ड्यूटी से नदारत पाते हुए सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत वजह बताओ नोटिस जारी किया। एक ऐसे वक्त में जबकि कोरोना का बहरान अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और सरकार यहां तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रही हैं। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि सरकारी अस्पताल में एक सिक्योरिटी गार्ड पोस्टमार्टम कर रहा है तो इस पर यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में ये सब हो रहा है और ये चंद दिनों की बात नहीं है, पिछले काफी अरसे से ये काम हो रहा है। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात शब्बीर अहमद मुर्दों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। शब्बीर का दावा है कि अब तक वो तकरीबन 100 मुर्दों का पोस्टमार्टम कर चुका है। दिलचस्प बात यह है कि कॉलेज की तरफ से उसका जो शिनाख्ती कार्ड जारी किया गया है उसमें उसे ऑटोप्सी शोबे का मुलाजिम बताया गया है, जबकि 2014 में उसकी पोस्टिंग सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर हुई थी। इस हवाले से जब जी मीडिया ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की तो उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जी, मेरा नाम है उमर शबीर, जो कि मैं बल्लूनगर में रहने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे 2016 से हुआ यहाँ पर एज पर सिक्योरिटी गार्ड। उस टाइम मिला यहाँ पर जॉब मुझे। उस टाइम 2016 से मुझे यहाँ मर्चरी में ट्राइगुड किया है, यहाँ पर मर्चरी पोस्टमार्टम करने के लिए 2016 से ही। जैसे कि मैंने 120 से ज़्यादा पोस्टमार्टम किया, तब से यहाँ ने छोड़ा थी ये जॉब। मैंने बोला अब मैं नहीं करूँगा, ताकि उन्होंने बोला क्यों, आपको क्या वजह है? मैंने बोला मुझे सर एज पर सिक्योरिटी गार्ड हूँ एम्प्लॉय यहाँ पर, ताकि मुझे 6000 शहरी मिल रही टोटल सर। जैसे कि बहुत नाइंसाफ़ी मिल रही है मुझे यहाँ पर। फिर मुझे बोला शौकत साहब ने बोला आप करो जाइए वापस दोबारा, हम देखेंगे आपका मसला करेंगे हम। ये तो बिल्कुल गलत है। ऑटोप्सी जो भी होती है एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर रहा है और हम उसके काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से वो डॉक्टर साहब नहीं होते हैं तो मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम करते हैं। मैं किंग ऑफ द किंग्स हूँ, उनसे उनके बोलने से क्या होगा? हमारा एक कानून है, कायदा है कि पोस्टमार्टम एक एक्सपर्ट ही करेगा, या तो मेडिकल ऑफिसर करेगा या तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट। किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे कि जो क्वालिफाइड आदमी नहीं है वो पोस्टमार्टम। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आता।